दूसरी सीमा देखते हैं सांख्यिकी की। नंबर 2 लिखो। देखो ये बात तो पता चल गई, जब हम सांख्यिकी की बात करते हैं तो केवल ये संख्याओं का अध्ययन करती है। मतलब अगर कोई आंकड़ा ऐसा है जो किस रूप में लिखा हुआ है, संख्या में, संख्यात्मक रूप से लिखा हुआ है, तब तक तो हम सांख्यिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आंकड़ा क्वालिटी में हुआ, गुणों में हुआ, तो हम उसमें सांख्यिकी को यूज नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर मैं तुमसे कहूं मान लो भारत के अंदर बेरोजगारी 2011 में 125 लोगों की थी, मतलब एक देश में 2011 में 125 लोग ही बेरोजगार थे। ये बात तो पता चल गई होगी कि आंकड़ा संख्या में लिखा हुआ है, लेकिन क्या इस आंकड़े के आधार पर क्या कोई निष्कर्ष निकाल पाओगे? भाई सांख्यिकी का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आंकड़ों के आधार पर कोई फैसला ले, कोई निष्कर्ष निकाले। लेकिन एक आंकड़े के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो। क्या तुम ये कह सकते हो कि बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है या हुआ क्या है? कुछ नहीं पता। बस हमें सिर्फ एक ही बात पता है कि भाई 2011 में इतनी बेरोजगारी थी, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता। हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे क्लासरूम में से बस मुझे एक ही बच्चे के मैथ्स के मार्क्स पता है, पूरी क्लासरूम में 40 बच्चे थे, 40 बच्चों के मुकाबले मुझे सिर्फ एक बच्चे के मैथ्स के मार्क्स पता है, तो क्या मैं कुछ निष्कर्ष निकाल पाऊंगा कि इस बच्चे का मैथ्स अच्छा है या खराब है या बाकी बच्चों का मैथ्स कैसा? कुछ नहीं पता। बस मुझे एक ही बात पता है कि इस बच्चे के मैथ्स के मार्क्स इतने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। ठीक है, तो एक आंकड़े के आधार पर हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। मतलब आंकड़े हमेशा कैसे होने चाहिए? समूहों में, मतलब ग्रुप में होने चाहिए। एक आंकड़े से कुछ नहीं होगा जब तक आंकड़े समूह में नहीं होंगे, जब तक आंकड़े हमारे पास ग्रुप में नहीं होंगे। कई सारे होने चाहिए, ग्रुप में कहने का मतलब है कई सारे होने चाहिए। तो दूसरी सांख्यिकी की हानि यही है कि यहाँ पर आंकड़े हमेशा कैसे होने चाहिए? समूहों में। तो लिखो केवल समूहों का अध्ययन। मतलब हम अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किन आंकड़ों का? जो समूह में होते हैं, मतलब एक से ज्यादा होते हैं। एक आंकड़े के आधार पर हम कोई फैसला या कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। जब भी निकालेंगे एक से ज्यादा आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए निकालेंगे। तो लिखो, वैसे भी एक आंकड़े की तुलना कैसे करोगे भाई? एक आंकड़े की तुलना क्या उसी से करोगे? कैसे कर लोगे? तो जब तक तुलना ही नहीं कर पाओगे, जब तक तुम उनके बीच का संबंध नहीं मिला पाओगे, तो निष्कर्ष कैसे निकलेंगे? है ना? तो लिखो, सांख्यिकी केवल समूहों का ही अध्ययन करती है। सांख्यिकी केवल समूहों का ही अध्ययन करती है। समूहों का ही अध्ययन करती है। यदि हमारे पास कोई एक यदि हमारे पास कोई एक विशेष आंकड़ा है, यदि हमारे पास कोई एक विशेष आंकड़ा है, तो इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। यदि हमारे पास कोई एक विशेष आंकड़ा है, तो इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ एक आंकड़े की क्योंकि सिर्फ एक आंकड़े की तुलना नहीं की जा सकती है। क्योंकि सिर्फ एक आंकड़े की तुलना नहीं की जा सकती है। भाई अगर आंकड़ा ही एक है
तो बस ज्यादा से ज्यादा हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है, बस हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तीसरी जो सीमा में लिखवा रहा हूं, कई बार अब तक सेपरेट आ चुकी है, 2 नंबर में 3 नंबर में। ध्यान रखना, सांख्यिकी की जब हम बात करते हैं तो सांख्यिकी से जो निष्कर्ष निकलते हैं ना, वो सिर्फ औसत के रूप में ही सत्य होते हैं, औसतन सत्य होते हैं। वास्तविकता में सत्य होते हैं या नहीं होते कुछ नहीं पता। नहीं समझ में आया ना? अब आएगा। देखो, मान लो 3 बंदे थे जिनका नाम था ए बी सी। बताओ क्या कमाल के नाम है ए बी सी। एक कमाता है 10,000, ठीक है, बी कमाता है 5,000 और सी कमाता है 15,000। ठीक है, हमने देखा कि चलो इनकी औसत देखते हैं। भाई इसकी आय इतनी है, बी की आय इतनी है, सी की आय इतनी है। मैं देखता हूं ऑन एवरेज तीनों कमाते कितना है, तो मैंने तीनों की एवरेज निकाली। तुम्हें मालूम होगा प्रति व्यक्ति आय, है ना? 9th 10th की अर्थशास्त्र जो एसएसटी में होती है, वहां पर तुमने एक आय पढ़ी होगी, प्रति व्यक्ति आय। कैसे निकलती है प्रति व्यक्ति आय? तीनों की आय को जोड़ दो भाई, औसत निकालनी है, तीनों की आय को तो जोड़ दो पहले, और कितने से डिवाइड करना है? कितने लोगों की आय थी? 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो। अब जोड़ो पहले ऊपर, 10,000 5,000 15,000, 15 और 15 कितने हजार हो जाएंगे ऊपर? 30,000। 30,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी आय निकल कर आ गई? 10,000। 10,000 का मतलब समझते हो? ये 10,000 प्रति व्यक्ति आय आई है। कौन सी आय आ गई है हमारे पास? प्रति व्यक्ति आय। इसका मतलब ये होता है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये होता है कि देश के अंदर हर व्यक्ति की आय कितनी है? 10,000 है। ठीक है, इस औसत का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है हर व्यक्ति की आय कितनी है? 10,000। ठीक है, हमने सांख्यिकी की सहायता से तीनों की क्या निकाल दी? औसत। और औसत कितनी निकली? 10,000। और इससे यह पता चलता है कि हर व्यक्ति की आय कितनी होगी? 10,000। क्या बताओ वास्तविकता में, क्या रियल में 10,000 ही है? बिल्कुल भी नहीं। एक बंदा ऐसा है जिसकी सबसे कम है, एक बंदा ऐसा है जिसकी 10,000 है, और एक बंदा ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा है। तो देखो, हमने बेशक रिजल्ट निकाला है कि 10,000 औसत है, लेकिन ये जो आय निकली है ना, ये औसत के रूप में ही सत्य है। क्या रियल में ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं। तो सांख्यिकी की सहायता से जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो ऑन एवरेज ठीक होते हैं, बस एक्चुअल में क्या वो ठीक होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज 60% आई है ना भाई? तुम लोगों के मार्क्स आए होंगे 10th क्लास में 60%, 70%। तो क्या इसका मतलब ये है 60% का कि हर एक सब्जेक्ट में 60-60 नंबर आए होंगे? नहीं, हो सकता है किसी में 80 आए हो सकता है किसी में 50 आए हो सकता है किसी में 90 आए हो सकता है किसी में 80 आए हो, है ना? तो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो निष्कर्ष जो निकलते हैं ना सांख्यिकी से, सिर्फ कैसे सच्चे होते हैं? औसतन। रियल में इनकी वैल्यू बिल्कुल अलग होती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। एक आदि बंदा ऐसा होता है जिसकी उतनी ही होगी जितनी औसत में आई है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को लिखना नहीं है, बस समझना था। लिखनी तो तुम्हें ये बात है। तो तीसरी सीमा लिखो, मतलब सांख्यिकी का इस्तेमाल करके हम जो भी परिणाम निकालते हैं, जो भी रिजल्ट निकालते हैं, सांख्यिकी का इस्तेमाल करके जो भी हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं ना, वो निष्कर्ष जो होते हैं वो सिर्फ किस रूप में सत्य होते हैं? औसत के रूप में। इससे ज्यादा उनका कोई वजूद नहीं होता है। तो तीसरे में तुम्हें ये लिखना है, लिखो परिणाम केवल औसतन, बोर्ड पे लिखा हुआ है औसतन, औसतन सत्य। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिणाम निकलते हैं ना सांख्यिकी की सहायता से, वो सिर्फ औसत के रूप में ही सही होते हैं। रियल में वो जरूरी नहीं है सही होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, रियल में आंकड़े कुछ और हो सकते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि कुछ और नहीं होंगे, आंकड़े कुछ और हो सकते हैं। ठीक है,
तो अब लिखो इसके आगे, लिखो सांख्यिकी की सहायता से निकाले गए निष्कर्ष। सांख्यिकी की सहायता से निकाले गए निष्कर्ष, बोर्ड पे देखो निष्कर्ष लिख लो। सांख्यिकी की सहायता से निकाले गए निष्कर्ष केवल औसत के रूप में, केवल औसत के रूप में सत्य होते हैं, केवल औसत के रूप में सत्य होते हैं। यह पूर्ण रूप से, यह पूर्ण रूप से, पूर्ण में लिख देता हूं बोर्ड पे, यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते हैं। यह सभी परिस्थितियों में, बोर्ड पे लिखा हुआ है परिस्थिति, वैसे खुद से लिखो तो ज्यादा सही है। ये सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं, यह सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। बताओ ये जो 10,000 रुपए की आय आई थी, प्रति व्यक्ति आय, क्या तीनों व्यक्तियों के लिए लागू हो रही है? नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए लागू हो रही थी, तीनों के लिए लागू नहीं हो रही है। ये सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। अब एक उदाहरण लिखो, ये वाला एग्जांपल लिखना है, जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिखना है। लिखो उदाहरण, भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,000 है। ये सिर्फ हमने माना है, रियल में है या नहीं है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। ये तो बस मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे दिया था 10,000। और वैसे भी खुद सोचो, क्या देश के अंदर सिर्फ ये 3 ही लोग होंगे? नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर तो बस मैंने 3 लोगों का एग्जाम्पल दे दिया। उदाहरण में लिखो, भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए है। तो मुझे बताओ, प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है हर व्यक्ति की आय 10,000 होगी। क्या रियल में होगी 10,000 सबकी आय? नहीं, किसी की कम तो किसी की ज्यादा। लिखो, तो इसका अर्थ यह नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय, प्रत्येक व्यक्ति की आय 10,000 होगी। प्रत्येक व्यक्ति की आय 10,000 होगी, ठीक है, 10,000 होगी। तो ध्यान रखना, सांख्यिकी से एक तरीके से गलत निष्कर्ष भी निकल जाता है, ठीक है। तो देखो, हमने आय के रूप में क्या बताया कि 10,000 प्रति व्यक्ति आय है। रियल में क्या है किसको क्या पता, वो तो तब पता चलेगा ना जब एक एक बंदे से पूछेंगे, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, सांख्यिकी की सहायता से गलत उपयोग भी हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है। तो चौथी और आखिरी सीमा तुम्हें लिखनी है, दुरुपयोग संभव। मतलब अगर हम सांख्यिकी का गलत इस्तेमाल करें तो बहुत आसानी से इसका गलत उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा था, मतलब पिछला पार्ट जो एग्जांपल करा था अभी, कि प्रति व्यक्ति आय कितनी आ रही थी 10,000, जबकि रियल में उससे कम भी है और उससे ज्यादा भी है। तो कई बार पूछा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कई बार क्वेश्चन पेपर में आई है, ठीक है, कि सांख्यिकी ऐसी मिट्टी है जिससे तुम शैतान बनाना चाहो तो शैतान बन जाएगा, ठीक है, शैतान बनाना चाहो तो शैतान बन जाएगा, देवता बनाना चाहोगे तो देवता बन जाएगा।
तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो, अच्छे काम में करते हो या बुरे काम में करते हो, इसका इस्तेमाल सही रूप से करते हो या गलत तरीके से करते हो। गलत तरीके से करोगे तो दुरुपयोग हो सकता है और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो लिखो दुरुपयोग संभव में सांख्यिकी द्वारा गलत बात को भी सांख्यिकी द्वारा गलत बात को भी सांख्यिकी द्वारा गलत बात को भी सही साबित किया जा सकता है। गलत बात को भी सही साबित किया जा सकता है। गलत बात को भी सही साबित किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सांख्यिकी, ये जो मैंने लाइन लिखवाई है ना, इसलिए कहा जाता है कि के बाद इन्वर्टेड कोमा में लिखना। जो पूरी लाइन अब आएगी उसे तुम्हें किस में लिखना है, इन्वर्टेड कोमा में, जैसे मैंने बोर्ड पे दिखाया है। इसलिए कहा जाता है कि के बाद लिखो सांख्यिकी गीली मिट्टी के समान है। बोर्ड पे देखो, गीली मिट्टी। सांख्यिकी गीली मिट्टी के समान है, मतलब ये तो गीली मिट्टी है, इससे तुम देवता की मूर्ति बनाना चाहो तो देवता की बन जाएगी, शैतान की बनाना चाहो तो शैतान की बन जाएगी। मतलब सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो सही तरीके से कर सकते हो, और अगर इसका दुरुपयोग ही करना है तो दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सांख्यिकी गीली मिट्टी के समान है, जिससे शैतान या देवता जिससे शैतान या देवता जिससे शैतान या देवता कुछ भी बनाया जा सकता है। जिससे शैतान या देवता कुछ भी बनाया जा सकता है। शैतान या देवता कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो इतनी सीमाएं होने के बावजूद भी सांख्यिकी का पूरा पूरा इस्तेमाल होता है एक देश के कल्याण के लिए। ठीक है, और वहीं पर कुछ इसकी अच्छाइयां हैं तो वहीं पर इसकी कुछ बुराइयां हैं। तो ये सब तो होता ही रहता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो और एक बुरा। और इसका मतलब ये तो है नहीं कि बुराई की वजह से हम उसके अच्छे पहलू को भूल जाएं। भाई कितनी सारी समस्याओं को हल भी तो करता है ये। बेरोजगारी के बारे में पता चलता है, जनसंख्या के बारे में पता चलता है, महंगाई के बारे में पता चलता है, और बहुत से देशों के अंदर इसका खूब इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सांख्यिकी की सीमाएं होने के बाद भी इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है, इसका महत्व कम नहीं होता है, इसका पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाता है फिर भी। ठीक है, तो सांख्यिकी का अपना ही महत्व है। ऐसा नहीं कि सांख्यिकी को तुम भूल जाओगे या उसकी इस सीमा होने की वजह से उसका यूज करना छोड़ दोगे, नहीं। सांख्यिकी का अपना वजूद है, उसका अपना महत्व है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है तुम्हें, सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी, बोर्ड पे लिखा हुआ है, सांख्यिकी का महत्व। तो ध्यान रखना इसकी सीमाएं, इसकी विशेषताएं और इसका महत्व, तीनों चीजें कई बार पेपर में अब तक पूछी जा चुकी हैं, गारंटी है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका महत्व। तो देखो पहली सबसे बड़ी खासियत, जितनी भी समस्याएं होती है ना देश के अंदर, बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या की समस्या, महंगाई की समस्या, कीमतों की समस्या, दुनिया भर की समस्याएं, हर तरह की समस्या का अगर तुम्हें हल करना है तो उस समस्या से संबंधित तुम्हें क्या इकट्ठे करने पड़ते हैं, आंकड़े।
और आंकड़ों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, और यही क्या कहलाता है, सांख्यिकी, है ना। इसका मतलब ये हुआ, देश के अंदर हर आर्थिक समस्या का हल करने में कौन साथ देती है, सांख्यिकी। देश की आर्थिक समस्याओं का निपटारा करने में कौन साथ देती है, सांख्यिकी। देश की हर तरह की आर्थिक समस्या अगर सुलझानी है, और वो हम तभी सुलझा सकते हैं जब उससे संबंधित हमें क्या पता चलेंगे, आंकड़े, और आंकड़ों के आधार पर हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष, और निष्कर्ष निकालने के बाद तब जाके हम कोई फैसला लेंगे। और यही सब किसकी सहायता से होता है, सारा काम सांख्यिकी की सहायता से। तो पहली और खास महत्व इसका यही है, आर्थिक समस्याओं का, आर्थिक बोर्ड पे लिखा हुआ है आर्थिक, आर्थिक समस्याओं का संख्यात्मक, आर्थिक समस्याओं का संख्यात्मक अध्ययन। मतलब यहां पर हर तरह की समस्या का अध्ययन किस रूप में किया जाता है, संख्यात्मक रूप में। कोई सी भी समस्या हो, हम उससे संबंधित क्या इकट्ठे करते हैं, आंकड़े, ठीक है। अब आंकड़े कैसे इकट्ठे करते हैं वो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी बातें बाद में होंगी। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि सांख्यिकी के अंदर किसी भी समस्या से संबंधित क्या इकट्ठे किए जाते हैं, संख्यात्मक आंकड़े, और फिर उनके आधार पर फैसला लिया जाता है। तो लिखो, सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं को, सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं को, तो कुछ समस्याएं मैं लिखवा रहा हूं, सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं को, जैसे बेरोजगारी की समस्या, जैसे बेरोजगारी की समस्या। भाई बेरोजगारी होती है ना आजकल भारत के अंदर, तो ये मुख्य रूप से पाई जाती है, बेरोजगारी की समस्या, कोमा। बताओ लगातार कीमतें बढ़ रही है ना, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो लिखो कॉमा लगा के, कीमत में वृद्धि की समस्या। भाई कीमतें बढ़ रही हैं, वृद्धि का मतलब इंक्रीज, कीमत में वृद्धि की समस्या, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं वृद्धि, कीमत में वृद्धि की समस्या। तो देखो जितनी भी समस्याएं होती है उनका वर्णन कैसे किया जाता है, संख्यात्मक रूप में, है ना। सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं को, जैसे बेरोजगारी की समस्या, कीमत में वृद्धि की समस्या का संख्यात्मक वर्णन करती है, का संख्यात्मक वर्णन करती है। मतलब वो हर प्रकार की समस्या को किसके रूप में लिखती है, संख्याओं में, संख्यात्मक वर्णन करती है, संख्यात्मक वर्णन करती है। क्योंकि मुझे बताओ, अगर हमें समस्या के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो क्या मैं समस्या का हल कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग क्लासेस पढ़ते हो मेरे पास, और तुम मुझे बता नहीं रहे हो कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो क्या मैं उस समस्या का हल कर पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। भाई पहले उस समस्या के बारे में पता तो चलना चाहिए मुझे कि समस्या आ कहाँ पे रही है, तब जाके मैं तुम्हारी उस समस्या का हल कर पाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पहले मैं तुमसे पूछताछ करूंगा कि कहां पर दिक्कत है, तब जाके मैं उसका हल करूंगा। तो यही बात कहलाती है सांख्यिकी। ये क्या करते हैं, बेरोजगारी से संबंधित, कीमतों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, और फिर उन आंकड़ों के आधार पर फैसला लेते हैं। और वही काम मैं करूंगा, मैं तुमसे टॉपिक में पूछूंगा कि हाँ भाई कहां पर दिक्कत है, तो तुम मुझे बताओगे इस चीज में प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा फिर उस चीज का, ठीक है। तो समस्या का हल करने से पहले समस्या के बारे में पता होना चाहिए, और समस्या के बारे में तभी पता होगा जब तुम उस समस्या से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करोगे, ठीक है। तो लिखो इसी के अंदर, क्योंकि अर्थशास्त्री को, अब एक नया शब्द आ गया भाई, बोर्ड पे देखो, अर्थशास्त्री। ध्यान रखना, किसी भी तरह की समस्या को समझना,
किसी भी तरह की समस्या के आधार पर फैसला लेना, किसी भी तरह की समस्या से संबंधित आंकड़ों को ध्यान देना, ठीक है। ये सारे काम जो व्यक्ति करता है ना, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्री, ठीक है। और एक नया शब्द और होता है, अनुसंधानकर्ता। वो आगे चैप्टर्स में आएगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। किसी भी तरह की आर्थिक समस्या को अगर कोई व्यक्ति सुलझा रहा है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री। अगर मैं चाहता हूं देश की जनसंख्या को कंट्रोल करना, तो मैंने अपनी एक कमेटी बनाई और मैंने उन कमेटी से कहा आप हर क्षेत्र में अलग अलग डायरेक्शन में जाओ और सभी से जनसंख्या के बारे में पूछ कर आओ कि उनके घर में कितने मेंबर हैं। तो मैं क्या चाहता हूं? उन आंकड़ों के आधार पर फैसला लेना। तो मैं क्या कहलाऊंगा? अर्थशास्त्री, ठीक है। तो अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को कहते हैं जो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ठीक है, आर्थिक समस्याओं को सुलझाता है, आर्थिक समस्याओं का फैसला लेता है, ठीक है। तो लिखो क्योंकि अर्थशास्त्री को समस्या का हल करने से पहले क्योंकि अर्थशास्त्री को समस्या का हल करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हल करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जब तक अगर हमें किसी समस्या के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो मैं उस समस्या को हल नहीं कर सकता और ना ही कर पाऊंगा, ठीक है। जानकारी होनी चाहिए। लिखो जैसे भारत में बेरोजगारी 18% से, बोर्ड पे लिखा हुआ है 18%, ऐसे लिखना है, कभी प्रतिशत को हिंदी में लिख दो, ऐसे लिखना। जैसे भारत में बेरोजगारी 18% से 20% हो गई है। भारत में बेरोजगारी 18% से 20% हो गई है। तो देखो अगर हमें बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े पता है, तब हम तुरंत निष्कर्ष निकाल लेंगे और फिर निष्कर्ष के आधार पर फैसला लेंगे कि अगर बेरोजगारी में वृद्धि हुई है तो उस वृद्धि को कैसे कम करें, ठीक है, कंट्रोल करें। मान लो 18% से कितनी हो गई है? 20%। तो इसका मतलब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, कमी हुई है? वृद्धि हुई है ना। तो अब क्वेश्चन ये कि इस वृद्धि को कम कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके बेस पर फिर फैसला लिया जाएगा अर्थशास्त्री के द्वारा। तो अगला महत्व देखते हैं, ये था आर्थिक समस्याओं का संख्यात्मक अध्ययन। मतलब हर तरह की समस्या को किसके रूप में लिख दिया जाता है? संख्या में, ताकि फैसला आसानी से लिया जाए। देखो अब अगर तुम्हें पता चल गया कि समस्या है, कोई ना कोई सी समस्या है, तुम्हें ये तो पता चल गया कि देश के अंदर कौन सी समस्या है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि इस समस्या के पीछे कारण क्या है ना। अगर तुम्हें ये पता चल जाए समस्या क्या है और इस समस्या का कारण क्या है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? उस कारण को खत्म करोगे। अगर कारण खत्म हो गया तो समस्या अपने आप ही क्या हो जाएगी? खत्म, ठीक है। तो कारण का पता करना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम्हें किसी समस्या से संबंधित कारण पता चल जाए तो तुम उस कारण को खत्म कर सकते हो और समस्या भी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो सांख्यिकी इस बात पर भी काम करती है, पहले तो वो समस्या का पता लगाती है और फिर उस समस्या को होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं उसका भी पता लगाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं और धीरे धीरे बच्चे कम होते जा रहे हैं और मेरे सामने समस्या आ गई कि पहले बच्चे थे मेरे पास 35, फिर बच्चे रह गए 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, धीरे धीरे कम होते चले गए। अब मैं देख रहा हूं कि किस तरह से वो बच्चों को जो कमी हो रही है, मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि मेरे पास बच्चों की कमी हो रही है। जब मैंने दूसरे बच्चों से पूछताछ करी तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी को फीस ज्यादा लग रही थी, पहला कारण। कोई कह रहा था यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, एसी नहीं है, दूसरा कारण।
कोई कह रहा था समझ में ही नहीं आता, तो तीसरा कारण। तो पहले तो समस्या पता करी, फिर उससे संबंधित मैंने कारण पता करे। पहला वाला कारण क्या था कि फीस, तो मैंने थोड़ी सी उनके लिए फीस कम कर दी गरीब बच्चों के लिए। कुछ बच्चों को गर्मी, एसी की जुगाड़ हो गया, ठीक है। तो अगर मुझे कारण भी पता चल जाएंगे तो मैं उन कारणों को भी खत्म कर दूंगा। कारण खत्म, समस्या खत्म। तो ये बाकी के बच्चे उन बच्चों को जाकर बता देंगे और वो वापस आ जाएंगे जब उनके अकॉर्डिंग ये सारे कारण खत्म हो जाएंगे। वैसे बेरोजगारी की समस्या, अगर हमें पता चलता है कि एक देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या फैली हुई है, तो मैं बेरोजगारी के पीछे कारणों का पता लगाऊंगा। पहला कारण निकल कर आया कि कुछ लोग इसलिए बेरोजगार थे क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। कुछ लोग इसलिए बेरोजगार थे क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहते थे। कुछ लोग इसलिए बेरोजगार थे कि उन्हें नौकरी मिल नहीं पा रही थी। तो मैं क्या करूंगा, जो शिक्षित नहीं थे उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा। जो काम करने के लिए इच्छुक नहीं है उनके अंदर इच्छा शक्ति जगानी होगी। वो भी काम करते हैं देश के अंदर, इच्छा शक्ति जगाना। और जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा था, तो उनको काम दिलवाया जाएगा, है ना। तो अगर कारण पता चल जाए तो समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाता है। और ये एक बड़ी बात है, किसी भी समस्या से संबंधित अगर तुम्हें कारण पता करने, तो ये एक जरूरी काम है। तो दूसरा महत्व अब तुम्हें लिखना है, कारण कॉमा परिणाम। कारण कॉमा परिणाम में संबंध, मतलब किस समस्या का क्या कारण है, ये दोनों काम कहां पर किए जाते हैं, सांख्यिकी के अंदर। समस्या से संबंधित कारण का पता चल जाए या कारण से संबंधित समस्या का पता चल जाए तो काम चल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ही काम किसके अंदर किए जाते हैं, सांख्यिकी में। जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल दिए थे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो लिखो फिर इसमें, यदि अर्थशास्त्री को समस्या का यदि अर्थशास्त्री को समस्या का कारण पता हो, यदि अर्थशास्त्री को समस्या का कारण पता हो, समस्या का कारण पता हो, तो समस्या का उपचार करना। बोर्ड पे लिखा हुआ है उपचार। उपचार का मतलब होता है समस्या को हल करना। पता हो तो समस्या का उपचार करना संभव हो जाता है। समस्या का उपचार करना संभव हो जाता है। तो समस्या को निपटाया जा सकता है यदि उस समस्या से संबंधित हमें क्या मालूम हो, उनके कारण, ठीक है। समस्या का उपचार करना संभव हो जाता है, इसलिए अर्थशास्त्री आंकड़ों के बीच इसलिए अर्थशास्त्री आंकड़ों के बीच कारण तथा परिणाम के बीच आंकड़ों के बीच कारण तथा परिणाम के बीच संबंध कारण तथा परिणाम के बीच संबंध ज्ञात करते हैं कि उनके बीच में संबंध क्या है, आखिर क्या कारण है समस्या का। कारण तथा परिणाम के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। ज्ञात करना मतलब ढूंढना, संबंध फाइंड आउट कर रहे हैं, वो संबंध ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखो, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का पूरा इस्तेमाल होता है समस्याओं के लिए, समस्याओं का उपचार करने के लिए। सोचो, एक देश के अंदर बेरोजगारी भी ना हो, जनसंख्या भी तेजी से ना बढ़ रही हो, महंगाई भी ना बढ़ रही हो, सब कुछ संतुलित रूप से चल रहा हो, पूरे देश की स्थिति बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही हो, हमने सांख्यिकी का पूरा इस्तेमाल करा और हमने हर तरह की समस्या को सुलझा दिया। तो बताओ, क्या पूरे देश में संतुलन बना रहेगा? बिल्कुल।
सांख्यिकी की सहायता से जब हमने सारी समस्या को ही सुलझा दिया है तो संतुलन बना रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा और एक इंपॉर्टेंट महत्व इसका ये भी है कि पूरे देश का संतुलन स्थापित करने में कौन साथ देती है? सांख्यिकी। सिर्फ सांख्यिकी की सहायता से ही हम आर्थिक संतुलन स्थापित करते हैं। उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है हमेशा, उत्पादक को लाभ मिलता है, समाज का क्या होता है? कल्याण। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद आई जो मैंने अर्थशास्त्र की परिभाषा में लिखवाई थी। उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती रहेगी, उत्पादक को लाभ मिलता रहेगा, समाज का क्या होता रहेगा? कल्याण। यही तो कहलाता है आर्थिक संतुलन। तो ये चीजें तभी प्राप्त हो पाती है जब सारी समस्याओं को सुलझा दिया जाएगा। हालांकि मैं कह जरूर रहा हूं इतनी आसानी से, लेकिन इतनी आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता है। तुमने देखा होगा आज के टाइम में महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, और भारत की बात करें तो इतना भरोसा है कि ऐसी ही रहेगी, कम होने की वजह बढ़ और जाएगी। खैर हमें तो पढ़ना है। तीसरा महत्व लिखो, आर्थिक संतुलन। मतलब सांख्यिकी की वजह से आर्थिक संतुलन भी स्थापित हो जाता है। आर्थिक संतुलन, तो आर्थिक संतुलन में लिखना, लिखो संतुलन वह स्थिति है। पहले तो मैं संतुलन के बारे में बता रहा हूं। तो मैंने बता दिया था कब होता है संतुलन? जब उपभोक्ता को संतुष्टि, उत्पादक को लाभ, समाज का कल्याण ये अधिकतम हो। तो लिखो संतुलन वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता की संतुष्टि, जिसमें उपभोक्ता की संतुष्टि, कौमा उत्पादक का लाभ, उपभोक्ता की संतुष्टि, कौमा उत्पादक का लाभ, उत्पादक का लाभ अधिकतम होता है। उत्पादक का लाभ अधिकतम होता है। उपभोक्ता की संतुष्टि, उत्पादक का लाभ अधिकतम होता है। इसमें मैंने वाली लाइन लिखवाई ना समाज की कल्याण वाली, कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहोगे तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अधिकतम होता है, इसी में लिखो सांख्यिकी विधियों द्वारा, बोर्ड पे लिखा हुआ है विधि, सांख्यिकी विधियों द्वारा आर्थिक सिद्धांत बनाए गए हैं। सांख्यिकी विधियों द्वारा आर्थिक सिद्धांत बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? आर्थिक सिद्धांत। बोर्ड पे लिख देता हूं मैं आर्थिक सिद्धांत। आर्थिक सिद्धांतों के बारे में 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। बस मैं इतना बता देता हूं, ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं, ऐसी तकनीक होती है जिसकी सहायता से हम हर समस्या को सुलझा सकते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कैसे, तो अभी तो मैं बता नहीं सकता। अगर जानना चाहते हो तो मैं 12th क्लास की वीडियो दिखा सकता हूं, अभी बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है वो, ठीक है। 12th की बात 12th क्लास में करेंगे। तो ध्यान रखना, आर्थिक सिद्धांत कहने का मतलब ऐसी तकनीक या ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी टेक्निक्स जिसकी सहायता से हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कैसे, बट वो उसका आंसर है 12th क्लास में, अभी उनकी बातें हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सांख्यिकी विधियों द्वारा आर्थिक सिद्धांत की रचना की गई है। सांख्यिकी विधियों द्वारा आर्थिक सिद्धांत की रचना की गई है। आर्थिक सिद्धांत की रचना की गई है, जो हमें बताते हैं कि, मतलब सिद्धांत की सहायता से हमें बड़े आराम से पता चल जाता है कि उत्पादक का लाभ कैसे अधिकतम होगा, उपभोक्ता की संतुष्टि कैसे अधिकतम होगी, ठीक है। तो लिखो जो हमें बताते हैं कि उत्पादक का लाभ, उपभोक्ता की संतुष्टि, जो हमें बताते हैं कि उत्पादक का लाभ, उपभोक्ता की संतुष्टि को, उत्पादक का लाभ, उपभोक्ता की संतुष्टि को कैसे
अधिकतम किया जा सकता है। कैसे अधिकतम किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे किया जा सकता है अधिकतम, वो सारी बातें हम अभी नहीं करेंगे, 11th क्लास के स्टैंडर्ड में कुछ नहीं है, ठीक है, वो 12th क्लास की बातें। अब एक आखिरी महत्व लिख लो। मुझे बताओ, अगर तुमसे कह दिया जाए कि इस साल महंगाई बढ़ी है, अगर तुमसे कह दिया जाए इस साल बेरोजगारी बढ़ी है, अगर तुम्हें इससे कह दिया जाए कि इस साल जनसंख्या बढ़ी है, तो बताओ अगले साल के लिए तैयारी तुम अभी से स्टार्ट कर दोगे ना, कि हमें किस तरह से जनसंख्या को कंट्रोल करना है, किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करना है, किस तरह से बेरोजगारी को कंट्रोल करना है ना, किस तरह से वस्तु और सेवाओं को बनाना है। समझ रहे हो ना। अगले साल के लिए काम तुम इसी साल से स्टार्ट कर दोगे, किसके आधार पर, पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ सांख्यिकी की सहायता से ही हम भविष्यवाणी कर पाते हैं कि आने वाले साल में हम ये करेंगे क्योंकि ये हो सकता है, वो करेंगे क्योंकि वो हो सकता है ना। अगर तुम्हें कह दिया जाए तुम्हारे 10th क्लास के मैथ्स के मार्क्स अच्छे नहीं थे, तो बताओ 10th क्लास की परसेंटेज अगर तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो तुम खुद भविष्यवाणी कर लोगे कि हो सकता है तुम्हें 11th में कॉमर्स या साइंस ना मिले, हो सकता है आर्ट्स ही मिले, है ना। तो छोटे लेवल पे सोचोगे तो छोटे लेवल पे सोच सकते हो, बड़े लेवल पे सोचोगे तो बड़े लेवल पे सोच सकते हो, हर जगह सांख्यिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, अर्थशास्त्री सांख्यिकी की सहायता से भविष्यवाणी भी कर पाते हैं। तो चौथा और आखिरी लिखो, आर्थिक भविष्यवाणी। भविष्यवाणी मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना या अंदाजा लगाना, ठीक है। और कभी कभी उनकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है, बिल्कुल सही, ठीक है। बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं जो गलत हो जाए निष्कर्ष। तो लिखो, यदि हमारे पास संख्यात्मक आंकड़े हैं, यदि हमारे पास संख्यात्मक आंकड़े हैं, यदि हमारे पास संख्यात्मक आंकड़े हैं, तो हम उनके आधार पर, तो हम उनके आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो हम उनके आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम उनके आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब एक उदाहरण लिखना है कैसे, ठीक है। तो लिखो उदाहरण, यदि हमारे पास यदि हमारे पास कई सालों की, मतलब कई साल के हमारे पास क्या रखे हुए हैं, कीमतों के आंकड़े, मैनी ईयर्स, है ना। यदि हमारे पास कई सालों की कीमतों के आंकड़े हैं, कई सालों की, कई सालों की कीमतों के आंकड़े हैं, मतलब कई साल से हमने कीमतों के आंकड़ों को इकट्ठा कर रखा है। कीमतों के आंकड़े मतलब हो सकता है 2010 में इतनी कीमतों के आंकड़े थे, मतलब कीमत थी 10 रुपए किसी वस्तु की, उसी की कीमत 2011 में बढ़कर 14 रुपए हो गई, उसी वस्तु की कीमत, उसी गुट की कीमत 2015 में बढ़कर 20 रुपए हो गई। तो बताओ 3 साल की कीमतों के आंकड़े थे तुम्हारे पास, 10 रुपए, 11 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए। तो आने वाले साल का भी तुम क्या भविष्यवाणी करोगे कि भाई पिछले 4-5 सालों से अगर कीमत बढ़ रही है, तो आने वाले साल में भी कीमत बढ़ेगी। सीधी सी बात है भाई, आने वाले 5 साल से जब बढ़े जा रही है, तो अब अगली साल क्या कम होगी? नहीं, अब तुम भविष्यवाणी कर सकते हो कि इस साल भी कीमत बढ़ेगी, ठीक है। तो लिखो, हमारे पास कई सालों की कीमतों के आंकड़े हैं, तो अर्थशास्त्री भविष्य में होने वाली, तो अर्थशास्त्री भविष्य में होने वाली कीमत के, भविष्य में
होने वाली कीमत के बारे में भविष्यवाणी, भविष्य में होने वाली कीमत के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। कीमत के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं अब। देखो, जब भी हम देश के अंदर क्रियाओं की बात करते हैं तो दो तरह की क्रियाएं होती हैं। या तो क्रियाएं होती हैं आर्थिक, या फिर क्रियाएं होती हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी क्रिया आर्थिक है और कौन सी क्रिया गैर आर्थिक क्रिया है। ध्यान रखना, ऐसी क्रिया जिनका उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नोट कमाना, पैसा कमाना, वो कहलाती है आर्थिक क्रिया। और जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, जो सिर्फ समाज के कल्याण के लिए होती है, सामाजिक रूप से होती है, वो कहलाती है गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है, इस समय मैं तुम्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि मैं प्राइवेट फर्म हूं भाई, गवर्नमेंट ओरिएंटेड थोड़ी ना है, सरकार द्वारा थोड़ी ना है। मैं एक प्राइवेट फर्म हूं और मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजर हूं जो मैं अपनी कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। इस समय मैं सिर्फ एक पैसा कमाने के उद्देश्य से काम कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। ठीक है, और यहाँ पर पैसा कमाने का मतलब ये नहीं कि मैं गड़बड़ कर दूंगा एजुकेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना जरूर है, लेकिन साथ ही साथ क्वालिटी भी मैटर करती है जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूं, आर्थिक क्रिया। लेकिन अब तुम बात करो मंदिर में। मंदिर में जो पुजारी वगैरह होते हैं, अक्सर वहां पर लोग जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। पैसा तो देखो वहां पे भी चढ़ाया जा रहा है, क्या वो आर्थिक क्रिया है? बिल्कुल भी नहीं। पंडित वगैरह, पुजारी वगैरह सब जो होते हैं, वो सिर्फ तुम लोगों को मन के लिए दे रहे हैं वहां पर शक्ति। और तो तुम पैसे चढ़ा रहे हो वो तुम्हारी मन की इच्छा वाली बात है, कोई वो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं है। वैसे तो देखो नॉर्मली ऐसे ही बोला जाता है कि धन कमाने के उद्देश्य से नहीं है। आज के समय में तो खैर सबसे बड़ी आर्थिक क्रिया यही है, लेकिन मजाक की बात अलग है। जो इकोनॉमिक्स की बात यह है कि जो पूजा पाठ का काम होता है वो कोई आर्थिक क्रिया नहीं होती। मान लो सड़क पर एक बुजुर्ग आदमी क्रॉस कर रहा है, सड़क क्रॉस कर रहा है और उसको काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि ट्रैफिक चल रहा है। तो मेरे जैसा बंदा वहां पर पहुंच गया और मुझे देखकर काफी दुख हुआ कि एक बुजुर्ग आदमी क्रॉस कर रहा है अकेला। तो मैंने उसको हाथ पकड़वा के उसका क्रॉस करवा दिया। तो मैंने जो क्रिया करी है, क्या वो पैसे कमाने के उद्देश्य से करी है? नहीं। तो वो क्रिया भी क्या कहलाएगी, गैर आर्थिक क्रिया। तो गैर आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, जो सिर्फ मन की सुख और शांति के लिए और समाज के कल्याण के लिए की जाती है, ऐसी क्रिया। ठीक है, तो तुम्हें चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग डालना है, आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं। तो नंबर 1 लिखो आर्थिक। तो आर्थिक क्रिया कहने का मतलब जिनका संबंध, जिनका उद्देश्य, ऐसी क्रियाएं जिसमें जिनका उद्देश्य क्या होता है, पैसा छापना, नोट कमाना। ठीक है, तो लिखो वह क्रिया जिसका संबंध, वह क्रिया जिसका संबंध दुर्लभ साधनों से होता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है दुर्लभ। जिसका संबंध दुर्लभ साधनों से होता है। दुर्लभ साधन मतलब पैसा। ठीक है, समझ रहे हो ना? लिखना नहीं है लेकिन ब्रैकेट में ये वर्ड पैसा, वो भी मैं बाद में लिखवाऊंगा। ऐसी क्रिया जिनका संबंध किससे होता है, दुर्लभ साधनों से। दुर्लभ साधन मतलब पैसा, सब पे दुर्लभ होता है ना पैसा। दुर्लभ का मतलब कम।
चाहे कितना भी अमीर हो उसको भी ऐसा लगेगा यार मेरे पास जो पैसा है ना वो कम है, दुर्लभ है, हमेशा हर किसी को ऐसे लगता है। तो मैं ये लिखवा रहा हूं, वह क्रिया जिसका संबंध दुर्लभ साधनों से होता है। और तुम्हें मालूम है कि आवश्यकता की तुलना में हमेशा संसाधन कैसे होते हैं, सीमित। तो लिखो, संसाधन हमेशा दुर्लभ होते हैं। संसाधन हमेशा दुर्लभ होते हैं। अब इसकी मेन डेफिनेशन लिखनी है इसी के अंदर। लिखो, दुर्लभ साधनों का अर्थ, दुर्लभ साधनों का अर्थ मुद्रा से है। मुद्रा मतलब, मुद्रा समझते हो? मुद्रा हिंदी का शब्द है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी, जिसका संबंध किससे होता है, पैसे से। ठीक है, दुर्लभ साधनों का अर्थ मुद्रा से है, अर्थात आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं, अर्थात आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पापा किसी कंपनी में कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, तो बताओ फोकट में जाके काम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, फ्रीली कोई काम नहीं करता। तुम्हारे पापा का भी उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, तो वो क्या मानी जाएगी, एक आर्थिक क्रिया। तुम्हारी मम्मी अक्सर बाजार में जाती होंगी, सामान खरीदती होंगी, सब्जी वगैरह, कभी कभी परचून की दुकान से दाल वगैरह खरीदती होंगी। ठीक है, तो तुम्हारी मम्मी का और दुकानदार का क्या उद्देश्य, लाभ कमाना, है ना? तुम्हारी मम्मी का क्या उद्देश्य है, पैसा दिया सामान ले लिया, और उस दुकानदार का क्या उद्देश्य है, लाभ कमाना। इसी तरह से अगर एक कारखाना है, तो कारखाने में क्या होता है, डांस होता है? नहीं, डांस वगैरह कुछ नहीं होता है कारखाने में। ठीक है, ना ही वहां पे गाना गाया जाता है। कारखाने में होता है काम। किसी भी चीज का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो बताओ वो फ्री में कर रहा है उत्पादन, कि एक काम करते हैं और 10 लाख का माल बनाते हैं और लोगों में बांट देते हैं? इतना पागल तो होगा नहीं कोई सा भी कारखाने वाला कि माल बनाया 10 लाख का और बांट दिया, ऐसा नहीं होता। उनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, तो वो भी क्या कहलाएगी, आर्थिक क्रिया। तो कुछ आर्थिक क्रियाओं के मैं उदाहरण लिख रहा हूं, लिखवा रहा हूं। तो मैंने लिखवाया था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो अब एक सब हेडिंग बना देना, उदाहरण। लिखो पहला उदाहरण, छोटे छोटे वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना। इस समय तुम मेरी सेवा खरीद रहे हो ना भाई, मुझे फीस दी, बदले में मेरे से टीचिंग सर्विस ले ली, तो ये क्रिया भी क्या कहलाएगी, आर्थिक क्रिया। तो लिखो, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना। दूसरी लिखो, दूसरी आर्थिक क्रिया लिखो, कर्मचारी द्वारा, कर्मचारी समझते हो ना, वर्कर। कर्मचारी मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी कारखाने में काम करता होगा। कर्मचारी द्वारा कंपनी में काम करना, कर्मचारी द्वारा कंपनी में काम करना। तीसरा लिखो, तो देखो वस्तु और सेवाओं को खरीदना भी आर्थिक क्रिया। एक व्यक्ति खरीद रहा है तो एक व्यक्ति बेच भी तो रहा है, तो बेच क्या वो फोकट में रहा है, किस में बेच रहा है, पैसों में। तो लिखो, वस्तु और सेवाओं को बेचना। तीसरे में लिखना है, वस्तुओं और सेवाओं को बेचना, वस्तुओं और सेवाओं को बेचना। ठीक है, एक लास्ट और लिख लो, बताओ कारखाने में किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है तो क्या फ्री में हो रहा है,
क्या बंटवा दिया जाएगा फ्री में? नहीं, पैसा है सबका उद्देश्य। तो लिखो चौथा, फर्म द्वारा उत्पादन करना। फर्म द्वारा, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं, फर्म, फर्म को हम हिंदी में बोलते हैं कारखाना वगैरह, ठीक है, या उद्योग वगैरह। फर्म द्वारा उत्पादन करना, फर्म द्वारा उत्पादन करना, ठीक है। तो ये थी कुछ आर्थिक क्रियाएं। अब तुम्हें अगला नंबर डालना है सेकंड। ये तो थी आर्थिक, अब नंबर 2 डालो, गैर आर्थिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? गैर आर्थिक, जिनका संबंध दुर्लभ साधनों से नहीं होता है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक है। तो लिखो, वह क्रिया जिसका संबंध, वह क्रिया जिसका संबंध दुर्लभ साधनों से नहीं होता है, जिसका संबंध दुर्लभ साधनों से नहीं होता है, अर्थात, अर्थात बोर्ड पे लिखा हुआ है अर्थात, अगर किसी से नहीं लिखा जा रहा है तो, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ उदाहरण लिख लो। तुमने देखा होगा अक्सर लड़के लड़कियां, माताएं पिता मंदिर वगैरह जाते हैं, कुछ पैसे भी चढ़ा देते हैं। तो क्या ये कोई आर्थिक क्रिया है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इनका उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है, ये तो केवल मन की शांति वाली बात है। हालांकि पढ़ने में हम सोच रहे हैं मन की शांति वाली, लेकिन आज के समय में तो सबसे बड़ी आर्थिक क्रिया मेरे हिसाब से यही होनी चाहिए। ऐसे बड़े बड़े मंदिर है जिसमें अंधाधुंध पैसा आता है ना, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स में उन्हें आर्थिक क्रिया नहीं माना जाता है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं। कुछ बच्चों को लगेगा यार ये तो आर्थिक क्रिया होनी चाहिए, अंधाधुंध पैसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई के हिसाब से उनमें आर्थिक क्रिया नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए एक सब हेडिंग बना देना, उदाहरण डॉट बना के। पहला उदाहरण लिखो, एक व्यक्ति का मंदिर में जाना, एक व्यक्ति का मंदिर में जाना। तो बताओ ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। मान लो अगर एक लड़की घर के कामों में अपनी मम्मी की मदद करवा देती है, या एक लड़का घर के कामों में या बिजनेस में अपने पापा की बिजनेस छोड़ो, लड़के वाला एग्जांपल ही सही है, घर के कामों में अपनी मम्मी की मदद करवा देती है, तो ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं है, ठीक है। बिजनेस वाला मैंने इसलिए हटवा दिया। अगर एक लड़का एक बिजनेस में अपने पापा की मदद करवा रहा है, ध्यान रखना वर्ड बिजनेस, धंधे की बात हो रही है, तब तो वो आर्थिक क्रिया हो जाएगी। क्योंकि अब वो क्या बन चुका है? एक वर्कर। अब वो सिर्फ एक सन नहीं रहेगा, अब उनका लड़का नहीं रहा वो, अब वो उस बिजनेस का क्या बन चुका है? एक वर्कर। और एक वर्कर आ गया तो ऊपर वाला एग्जांपल आ गया कर्मचारी वाला, है ना। तो इसलिए वो आर्थिक क्रिया नहीं होता है। तो दूसरा एग्जांपल लिखो, एक लड़के द्वारा अपने मित्र को, एक लड़के द्वारा अपने मित्र की पढ़ाई में मदद करना, एक लड़के द्वारा अपने मित्र की पढ़ाई में मदद करना। अक्सर क्या होता है, दोस्त वगैरह आपस में मदद कर देते हैं पढ़ाई में एक दूसरे की, तो ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं होती कि चल मैंने मदद करी, एक चैप्टर करवाया, 100 रुपए दे मेरे को, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो फ्रेंड्स में अक्सर ऐसा होता रहता है, तो ये आर्थिक क्रिया नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो मैंने बताया था एक देश के अंदर उपभोक्ता किसे कहते हैं, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था मैंने बताया था उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी चीज को खरीदता है, फिर उसका क्या करता है? इस्तेमाल। तुमने मेरी सर्विस को खरीदा और अब उसका क्या कर रहे हो? इस्तेमाल कर रहे हो। तुम क्या माने जाओगे? उपभोक्ता। और जो ये सर्विस दे रहा है, जो इस सर्विस को बना रहा है, वो क्या माना जाएगा? उत्पादक। मैं क्या माना जाऊंगा? उत्पादक। तुम क्या माने जाओगे? उपभोक्ता।
तो एक देश के अंदर जितने भी ये लोग काम कर रहे होते हैं ना, उपभोक्ता या उत्पादक, इन लोगों को कहा जाता है आर्थिक एजेंट। क्या बोला जाता है इन लोगों को? आर्थिक एजेंट। तो कई बार एक नंबर में पूछा गया है आर्थिक एजेंट कौन होते हैं, तो मेरी तरफ से नोट के अंदर अलग से एक पॉइंट लिख लो, लिखो उपभोक्ता कौमा उत्पादक, उपभोक्ता कौमा उत्पादक आदि को उत्पादन का एजेंट कहा जाता है, आदि को उत्पादन का एजेंट कहा जाता है। उत्पादन का एजेंट बोलो या फिर आर्थिक एजेंट बोलो, एक ही बात है। आदि को उत्पादन का एजेंट कहा जाता है, उत्पादन का एजेंट कहा जाता है। कई बार एक चीज और पूछी गई है कि समग्र क्या होता है। बोर्ड पे देखो मैंने लिख रखा है समग्र। मैंने तुम्हें एक वर्ड बताया था समंक, सांख्यिकी को ही तो कहते हैं, बहुवचन सांख्यिकी को ही तो कहा जाता है समंक। तो कुछ बच्चों को लगता है जो समग्र है वही समंक है, नहीं, समंक तो बिल्कुल अलग चीज है, वो तो बात खत्म हो गई। समग्र कुछ अलग है। समग्र को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेट, और एग्रीगेट को सिंपल भाषा में बोलते हैं टोटल, सब कुछ। अगर मैं कह रहा हूं ना एक देश में चीनी का उद्योग, तो ध्यान रखना चीनी बनाने वाले हर एक कारखाने को इंक्लूड किया जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं एक देश में कपड़ा बनाने की मील, तो ध्यान रखना कपड़ा बनाने वाला छोटे से छोटा कारखाना और बड़े से बड़ा कारखाना पूरे देश में, सिर्फ एक देश में, ठीक है, एक देश में, पूरे देश में, वो सारी बातें किस में आएगी? समग्र में। तो समग्र का मतलब होता है टोटल, उस इकाई से संबंधित सारी इकाइयां किस में आ जाती है? समग्र में। जनसंख्या की बात हो रही है तो पूरे देश की जनसंख्या क्या कहलाएगी? समग्र, ठीक है। बेरोजगारी की बात हो रही है तो पूरे देश की बेरोजगारी क्या कहलाएगी? समग्र बेरोजगारी। समझ रहे हो ना? तो समग्र का मतलब होता है कुल, पूरे देश की कुल बात। तो लिखो समग्र के लिए, समग्र की एक डेफिनेशन लिख लो। समग्र का अर्थ है जिसमें, समग्र का अर्थ है जिसमें सभी सूचना शामिल होती है। सभी मतलब सारी की सारी सूचना इसी में शामिल है। चीनी से संबंधित छोटे से छोटा उद्योग और बड़े से बड़ा उद्योग इसमें शामिल होगा। का अर्थ है जिसमें सभी सूचना शामिल होती है, जिसमें सभी सूचना शामिल होती है। जैसे पूरी की पूरी सूचना लिख लो, जैसे पूरी सूचना, ठीक है, मतलब कंप्लीट, कोई सी भी इंफॉर्मेशन बचेगी नहीं, हर तरह की इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड समग्र में आ जाती है, ठीक है।